जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग लगातार लूसेंट एमसीक्यू सीरीज को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में एंसेंट हिस्ट्री का अगला जो चैप्टर है वो है महाजनपद काल। तो आज हम लोग जितने भी प्रश्न हैं महाजनपद काल के लूसेंट एमसीक्यू के अंदर, उनको हम कवर करेंगे, ट्रिक एंड निमोनिक के माध्यम से याद करने का उनको प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक साइड आपको महाजनपद दिया गया है और जनपद से मिलकर क्या बने हैं, महाजनपद बने हुए। एक तरीके से आप राज्य समझ सकते हैं इनको, और एक साइड उनकी राजधानी दी गई है। तो आप लोग सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गंधार है, ठीक है, शूरसेन है, वत्स है और कौशल है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका पहला ऑप्शन है गंधार, इसका जो आंसर है, या आप कहे कि गंधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला है, ठीक है। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है शूरसेन। शूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है, ठीक है, मथुरा है। तो आपको कैसे याद रखोगे कि शूरसेन, कैसे आप मथुरा का ध्यान रखोगे? तो मथुरा में कौन है? मथुरा के भगवान श्री कृष्ण थे। और शूरसेन जो है, शूरसेन का मतलब क्या है? सूरवीर, ठीक है, सूरवीर है जिनके पास बहुत बड़ी सेना है। तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इजिली आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है वत्स का। वत्स का आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सा ऑप्शन है? कौशाम्बी, ठीक है। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी में है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वत्स, हम लोग जब ध्यान रखना है, एक वत्स का मतलब क्या होता है? एक वत्स कहते हैं ना बार बार कि वत्स वत्स यानी बेटा बेटा बेटा। और कौशाम्बी से आप रिलेटेड करेंगे कौशल्या, ठीक है, कौशल्या आप लोग रिलेटेड करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रह जाएगा कि वत्स की राजधानी जो है वो कहाँ है? कौशाम्बी है। अगला जो ऑप्शन है आपके सामने कौशल का है कि कौशल की राजधानी कहां पर है। तो कौशल की है श्रावस्ती, ठीक है, कौशल की क्या है? श्रावस्ती। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि आप एक लड़के का नाम है कौशल, ठीक है, कौशल एक लड़के का नाम है, और आप क्या जा रहे हैं? आपको कहाँ जाना है? कौशल के वस्ती यानी कि गांव में जाना है, कौशल के गांव में जाना है। इस तरीके से आप श्रावस्ती ध्यान रख सकते हैं। तो क्लियर हो गई। तो ये आपके सामने महाजनपद थे और उनकी राजधानियां थी। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, और बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो ये आपका अजात शत्रु है। क्या है? अजात शत्रु है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कुणिक, कुणिक वंश, कुणिक किसे कहा जाता है? हर्यक वंश का राजा कौन है? अजात शत्रु है। और इसे आपका क्या कहा जाता है? कुणिक भी कहा जाता है। उसके अलावा किस शासक ने, अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ठीक है। तो आपकी जो गंगा नदी है और सोन नदी है, ठीक है, इनके संगम पर, जहां पर इन संगम होता है इनका, वहां पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कौन कर सकते हैं? तो उदयन करते हैं भाई, ठीक है, कौन करते हैं? उदयन करते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सुसुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है भाई, वो किसके टाइम पर पीरियड पे होती है? वो आपका होती है किसके टाइम पीरियड पे? वो होती है आपके किनके टाइम पीरियड पे होती है? कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई होगी कि शत्रु का काल अशोक कनिष्क, ठीक है। तो चारों बौद्ध संगीति किसके टाइम पे होती है? पहली अजात शत्रु के टाइम पे होती है, दूसरी कालाशोक के टाइम पे होती है, फिर आपकी तीसरी अशोक के टाइम पे, और लास्ट वाली आपका कनिष्क के साइड टाइम पे होती है, जो कुंडलवन कश्मीर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के ये ध्यान रखना है कि काकवर्ण जो है वो कालाशोक को ही जाना जाता है काकवर्ण के नाम से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही क्या है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वैशाली में, ठीक है, उसके टाइम पे ये क्या थे? राजा थे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी भाई? तो ये हुई थी बेबीलोन में, ठीक है, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? बेबीलोन में होती है 323 ईडी में, बीसी में, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर महान व पोरस है जो पंजाब का राजा था। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेना
सेनाओं ने निम्नलिखित में किस नदी के आमने सामने के तटों पर, ठीक है, पड़ाव डाला था? तो वो नदी कौन सी थी? झेलम नदी थी, ठीक है, झेलम। और झेलम का अगर आपसे पौराणिक नाम पूछा जाता है तो बितस्ता है, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, झोला बस्ता, बस्ता, क्या बोलते हैं, बस्ता ही बोलते थे ना गढ़वाली में उसको, जो हमारा बैग होता था, ठीक है, झोला बस्ता। तो झेलम का पौराणिक नाम क्या है? वितस्ता है। आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न है, किस प्रकार का मृदभांड, मृदभांड को बोलते हैं पॉटरी, ठीक है, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना गया? तो वह उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उससे पहले अगर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो वहां पर हमें किस प्रकार के बर्तन देखने को मिले हैं? तो लाल रंगों का उन पर प्रयोग किया गया। और यहाँ पर जो है महाजनपद काल में वो है आपका उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है भाई जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पता होने। देखिए लूसेंट इसलिए जरूरी है कि आपको जो भी एग्जाम होता है तो आपका जीएस का जो पोर्शन है 50%, ठीक है, 50% डिक्टो इसी बुक से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहानी है आगे की। आगे का देखते हैं हम लोग। आगे के कुछ और प्रश्न है। हाँ, अब देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो पाली ग्रंथ है उनमें गांव का जो मुखिया होता है, ठीक है, पाली ग्रंथ जो है उनमें गांव के मुखिया के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? तो वो हुआ है भोजक। क्या हुआ है? भोजक या ग्राम भोजक। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जब भी मुखिया होता है तो मुखिया को ही हम क्या करते हैं? सबसे पहले भोजन खिलाने का काम करते हैं, उसको खाना करवाने का काम करते हैं। तो आपको क्या रखना है ध्यान? भोजक, ग्राम भोजक, ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक कहा गया या ग्राम भोजक कहा गया है। उसके बाद देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था भाई, ठीक है, अवंतिका था, ठीक है, उज्जैन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान कैसे रखेंगे? अवंतिका, उज्जैन, उज्जैन से एक साउंड आ रहा है ना, नैन, ठीक है, नैन। और आपकी क्लास में कोई लड़की है अवंतिका, उसके जो नैन है वो क्या है? बड़े मस्त मस्त है। इस तरीके से आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। नंदवंश का संस्थापक कौन था? अगला प्रश्न है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था भाई, ठीक है, महापद्मनंद। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा इजीली। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया है, ठीक है, अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया है। तो वो कहा है घनानंद को। किसको कहा गया है? घनानंद को कहा गया है, ठीक है। तो जेंड्रीमीज से आपको एक चीज आ रही है, अग्रमीज से एक वो आ रही है, मीज, मीज, मीज अगर आप उच्चारण करोगे तो आपको आएगा नीच, 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 ठीक है। तो इससे घनानंद का आपको कुछ चीज पता हो चाहे ना हो, ये चीज आपको बड़ा पता है कि इन्होंने क्या किया था, एक ब्राह्मण थे चाणक्य, उनका क्या किया था? भरी सभा में अपमान किया था। और एक ब्राह्मण का जो अपमान है वो कौन कर सकता है? एक नीच आदमी ही कर सकता है, ठीक है। तो अग्रमीज जो है इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो ये आपको पता है, ईरानियों द्वारा, ठीक है, ईरानियों द्वारा, ठीक है, क्योंकि ई ही क्या आता है? सबसे पहले आता है ई, आता है ना अल्फाबेटिक। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो ई फॉर ईरानियों द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ठीक है, तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी, पहला तो हो गया, ठीक है, पहला ईरानियों ने कर लिया, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया जाता है? तो ये यूनानियों के द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है, यूनानियों के द्वारा। अगला देखिए, ईरान के हकमनी वंश के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज आ जाती है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ईरान के किस वंश के शासकों ने यहाँ पर अटैक किया था, ठीक है। सबसे पहले तो ईरान के हकमनी वंश है, ईरान में एक हकमनी वंश चल रहा है। किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया था? प्रांत की जगह आपको क्षत्रपी शब्द भी देखने को मिले, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि वो है डेरियस प्रथम या दाराबाऊ प्रथम, ठीक है, या दाराबाऊ प्रथम। कोई बात भी आप लोग यहां से ध्यान रख लीजिए। अगला देखिए, यहां पर आ गई ना वो बात, 15वां क्वेश्चन है,
कि हाइडे स्पेस या वितस्ता, ठीक है, जिस नदी का, जिस मैंने आपको बताया ना झोला बस्ता, ठीक है, झेलम का पौराणिक नाम क्या है, वितस्ता है, का युद्ध 326 बीसी में कब होता है, 326 बीसी में होता है, 323 ईस्वी में, ईसा बीसी में 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो हाइडेस्पिस या झेलम का युद्ध है वो 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच होता है, तो एक तो ये सिकंदर है, ठीक है, और एक कौन है, आपके पंजाब के राजा पोरस के मध्य होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें याद रखना। उसके बाद देखिए सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो ये 326 में किया। कब किया, 326 ईसा पूर्व में ये अटैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बढ़िया बात है भाई, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या चीज है, यहाँ पर देखिए 17वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कौन सुमेलित करना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको महापद्मनंद का तो पता चल रहा है ना कि कौन किस वंश से रिलेटेड है। एक साइड शासक दे रखे हैं, एक साइड आपको वंश दे रखे हैं। तो महापद्मनंद आप अपने अकॉर्डिंग मिला देना, अपनी कॉपी ली होगी आप लोग। महापद्मनंद कहाँ से, नंद वंश से है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार जो है वो किस वंश से है, वो आपका मौर्य वंश से। कहां से है, मौर्य वंश से है। और जो आपके कालाशोक है, ठीक है, कालाशोक आपके कहां से है, आपको ध्यान रखना है हर्यक वंश से। और बिंबिसार हो गए आपके शिशुनाग वंश से, ठीक है। चलिए अगली साइड देखते हैं, ठीक है। इतना देखिए, चलिए थोड़ा सेट कर रहे हैं हम इसको। चलिए अब देखिए आगे की कहानी देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो 18वां देखिए, एक साइड आपको महाजनपद दिए गए हैं और एक साइड उनके आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं आपको, ठीक है। थोड़ा विलंब हो जाता है बीच में, उसका माइंड मत करना, आप स्किप कर लेना वहां से, ठीक है, क्योंकि बाहर थोड़ा बातें चल रही होती है तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मगध का देखिए हम, ठीक है, मगध है, मगध का आपको आधुनिक नाम बताना है। तो मगध का है पटना, इजिली आप लोग ध्यान रख लेंगे। मगध जो वाला जो क्षेत्र है पता है आपको, बिहार में, ठीक है। वत्स, वत्स का आपको ध्यान रखना है इलाहाबाद, ठीक है। वत्स कहाँ है, इलाहाबाद, ठीक है। तो वत्स मैंने आपको बताया था ना, आशीर्वाद, ठीक है। वत्स का बोलते हैं ना, वत्स 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 आशीर्वाद आशीर्वाद, इस तरीके से आपको रिलेट। वत्स बार बार भीष्म पिता भी कहते थे कि वत्स 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 तुम्हें आशीर्वाद है, ठीक है। तो आशीर्वाद में इलाहाबाद कैसे ध्यान रखोगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि बेटा जिंदा रहो, आबाद रहो, वो जहां रहो वहां बर्बाद रहो, ऐसी कुछ बोलते थे बचपन में बड़े लोग, तो याद रख सकते हैं आप इसको। कौशल, कौशल्य नंदन तो कहाँ के हैं, अवध के हैं, ठीक है। अवंती वाला, अवंती किसे कहते हैं, ठीक है। अवंती जो है वो मालवा को कहते हैं, ठीक है। अवंती क्या कहते हैं, मालवा को कहते हैं। चलिए इसको याद रख लेना आप, अवंती मालवा। अब इसको बताने की जरूरत नहीं, इसको कैसे याद रखोगे, समझदार हो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखें, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरि वज्र, ठीक है, गिरि वज्र या राजगृह थी, ठीक है। कभी कोई भी ऑप्शन में मिले कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन है, तो गिरि वज्र या राजगृह थी। बाद में कहा जाती है, पाटलिपुत्र जाती है। अब देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो वो है उदयन, ठीक है। कौन है, उदयन है भाई। आप लोगों को मालूम है कि जो उदयन है, ठीक है, उदयन है, इनके द्वारा ही क्या किया गया था, जो आपका सोन नदी है और गंगा नदी है, उसके संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो राजधानी के रूप में किसने चयन किया था, उदयन द्वारा किया गया था भाई। अगला देखिए 16 जनपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है भाई, ठीक है। 46वीं बीपीएससी 2004 की परीक्षा में पूछा गया है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपका उत्तराखंड पीसीएस है, या जहां उत्तराखंड जो है जितने भी एग्जाम करवा रहा है वो सारे कॉपी मारता है कहाँ के क्वेश्चन, यूपी या फिर जो अदर स्टेट है वहां के पीसीएस के क्वेश्चन कॉपी मार लेता है डिट्टो।
तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, अंगुत्तर 16 महाजनपदों की सूची कहां पर उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय में। कैसे याद रखोगे? अंक राजा कर्ण था और 16 वर्ष का अभिमन्यु था, दोनों आमने सामने थे, तो रिलेट करके आप लोग इसे यहां से ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन था? घनानंद था, क्योंकि आपको पता है कि घनानंद का टाइम पर ही किसने अटैक किया था? सिकंदर ने किया था। और इसी बात को लेकर चिंता में कौन थे? आचार्य चाणक्य थे, और वो कहाँ गए थे? घनानंद के दरबार में गए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो छठवीं सदी बीसी, मतलब छठवीं सदी ईसा पूर्व में, 600 बीसी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण थे। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, एक बात तो ये भी स्पष्ट है। उसके अलावा उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये बात भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का भी सहयोग मिला, बहुत अच्छी बात है ये भी, ठीक है, ये भी थी बात। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो चारों बातें हैं, 1 2 3 4 सब सही है भाई। अगला प्रश्न देखिए कि क्या है, एक साइड राज्य दिए गए हैं और एक साइड राजा का नाम दिया गया और एक साइड राज्य दिए गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो प्रद्योत है, ठीक है, तो प्रद्योत का संबंध कहाँ से? अवंती से, ठीक है, ठीक है। कैसे ध्यान रखोगे? प्रद्योत, ठीक है, प्रद्योत है, उसका संबंध कहाँ से? अवंती से। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है? अगली महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है वो है उदयन के बारे में, कि उदयन का कहां से? तो उदयन का है वत्स से, ठीक है। उदयन कहां से है? उदय किसका होगा? जिसको आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। वत्स को ही क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रसेनजीत का है जो वो कौशल से, ठीक है। प्रसेनजीत का क्या है? कौशल से है। और जो आपके अजात शत्रु हैं इनका कहां से? मगध से है, ठीक है, मगध से। अजात शत्रु मतलब क्या? जिसका कोई भी शत्रु ना हो, ठीक है, जिसका कोई भी शत्रु उत्पन्न ना हो, उसे बोलते हैं अजात शत्रु। तो आप लोग मगन जो रहेगा वही रहेगा जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। तो मगन से आप मगध ध्यान रख सकते हैं। उदय उसका होगा जिसके क्या है? जिसका आशीर्वाद मिलेगा, वत्स मिलेगा, ठीक है, उदयन। और प्रद्योत का संबंध किससे है? रिलेशन किससे? अवंती से है। और प्रसन्नजीत, प्रसन्न वही रहेगा, ठीक है। प्रसन्न कौन रख सकते हैं? भगवान श्री राम क्या है? हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। और अवध, ठीक है, या कौशल्या, ठीक है, कौशल से आप उनका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है भाई, कि अभिलेख से साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कौन सा वो अभिलेख है जहां से ये वो श्योर हो जाता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो वो है कलिंग में, ठीक है। कहां पर है? कलिंग में। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, कलिंग का अभिलेख है, वहां से पता लगता है। चलिए अब इधर के हो गया है, अब इधर आते हैं हम लोग। यहाँ पर भी बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, अच्छे से हम इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन में किया था, तो वो था आपका डेरियस। कौन था? डेरियस। और आपको पता है कि फारस का इसने इसको कितना, कौन सा प्रांत बनाया था? 20वां क्षत्रपी बनाया था या प्रांत बनाया था। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा? तो वज्जी संघ, ठीक है, वज्जी संघ के साथ अजात शत्रु का हमेशा युद्ध चलता रहा। वज्जी संघ यानी कि वैशाली। अगला देखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ठीक है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा कौन है? अजातशत्रु है, ठीक है, पता है आपको। तो वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ठीक है, रथ मूसल क्या होता था? एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा है, ठीक है, एक ऐसा रथ होता था जिससे गदा जैसा हथियार क्या है? जुड़ा हुआ है। ऐसा आपने देखा होगा बाहुबली वाली पिक्चर, उसमें देखा होगा। तथा महाशिला कट्ठक, ठीक है, महाशिला कट्ठक क्या होता था? ये पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र होता था, ठीक है, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र होता था। नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो ये क्या था? अजात शत्रु ने। किसने किया था? अजात शत्रु ने।
उसके बाद देखिए नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो वो घनानंद था भाई, ठीक है, घनानंद था। और संस्थापक पूछे तो वो महापद्मनंद था। भारत में सिक्कों का और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो 600 बीसी में होता है भाई, ठीक है, 600 बीसी में क्या शुरू हो जाता है आपका भारत में मुद्रा का या सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाता है। अब देखिए निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, कि कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो अजात शत्रु और प्रसन्नजीत, ठीक है। किसी का शत्रु इसलिए नहीं था क्योंकि बुद्ध उसके टाइम पे थे, प्रसन्न लोग बुद्ध के कारण ही रहते थे। इस तरीके से आप लोग इन्हें कोई ना, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, याद बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, और रिवीजन के चक्कर में रहोगे कि मैं रिवीजन कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा, ये कभी ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत वर्षों लग जाएंगे आपकी तैयारी में। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब आप पहले ही राउंड में पढ़ रहे हैं और आप अस्थाई चीजों को स्थायी चीजों से अगर कनेक्ट कर लेते हैं, स्थायी चीजों से मतलब जो चीज आप, कई चीजें हमारे माइंड में ऐसी होती है बचपन से टीवी सीरियल देख के या हमारे आसपास की चीजों को देख के जो हमारे माइंड में स्थायी है, तो ये अस्थाई जो हमारे सामने आ रही है वो अस्थाई चीजें, चाहे पढ़ाई है वो कभी कभी आ रही है ना, तो हमको क्या करना है, स्थायी बातों से अस्थाई बातों को कनेक्ट करके इन चीजों को याद करना है भाई, ठीक है। अगला देखिए, छठवीं सदी और छठवीं सदी ईसा पूर्व में दौरान, ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, ठीक है। जो ये आपका बड़े राज्य हैं, ये किस कारण ये इतने सक्सेस हो पाए, किस कारण इनका इतना अच्छा उदय हो पाया, ठीक है, इनका इतना बड़ा एम्पायर बढ़ पाया, तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन था कि यहाँ पर क्या है कि जो उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है और बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाया जाने लगा, लोहा पाया जाने लगा। और लोहा जब मिला इन लोगों को, तो लोहे लोहे से क्या कटे, लोहे से आपके जंगल कटना शुरू हुए और लोहे से ही क्या बने, औजार बने, ठीक है। अगला देखिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने, ठीक है, मगध सम्राट सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न, मगध सम्राट है बिंबिसार, ठीक है, इनने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो वो भेजा था अवंती के यहाँ, ठीक है, अवंती के यहाँ भेजा था, ठीक है। तो मैंने बताया है अवंती को आप सीधा याद रखोगे अवंतिका के नाम से, ठीक है, अवंतिका के नाम से आप लोग इसे ध्यान रखोगे। राजवैद जहां प्रेम होगा वहीं पर ही क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। और किसको भेजा, जीवक को जीवन देने के लिए यहां पर भेजा। इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि चलिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, ठीक है, अवंती का जितने का काम किसने किया, ठीक है, तो शिशुनाग ने किया, ठीक है। नागों ने किसको जीत लिया, सीधा याद रखना, नागों ने जीत लिया अवंती को। आपको ये चीजें जो है ना, ये आपके सीधे एग्जाम में क्लिक कर जाएगी, जो इधर ये बातें हैं ये आपको क्लिक करेगी वहां पर और आप इजिली चीजें कर पाएंगे, ठीक है। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, ठीक है, तो बिंबिसार, किसने किया, बिंबिसार। अंग से आपको क्या आ जाता है, अंगराज कर्ण ध्यान आता है ना, तो बिंबिसार, बिंबी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, ठीक है, बिंब का मतलब आप रखोगे प्रतिबिंब, तो कर्ण जैसा ही कोई दूसरा होगा, कर्ण जैसे जिसका प्रतिबिंब होगा वही क्या कर सकता है, वही मगध सम्राट को अपने यहाँ मगध सम्राट है वो जो उसके जैसा है, उसने अंग को क्या कर लिया, विलय करने का काम कर लिया, ठीक है। अंगराज कर्ण को कौन हरा सकता है, सीधा आप लोग ध्यान रखेंगे पर उसका ही प्रतिबिंब यानी कि उसके जैसा, और बिंब से आपको ध्यान रखेंगे बिंबिसार। चलिए, याद हो जाएगा आप लोगों को अगर आप लोग कंटिन्यू देखते हैं इस सीरीज को। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो काशी का नहीं किया। आपको ध्यान रखना है, काशी का नहीं किया, अवंती और वत्स दोनों का किया था, ठीक है। चलिए, मैंने बता दिया था ना, शिशुनाग ने अवंती का तो किया था, वत्स आशीर्वाद भी ले लिया उसने। चलिए, काशी काशी और इस तरीके से भी रहा अवंतिका के पापा का आशीर्वाद भी ले लिया वत्स, ठीक है। चलिए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो अजात शत्रु ने, ठीक है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो वो किया अजात शत्रु ने। अब कैसे, लिच्छवी से आप लक्ष्मी ध्यान रखोगे, लक्ष्मी यानी कि धन, ठीक है, लक्ष्मी उसको उसी के पास तो जाएगी जो किसी से हारता ना हो, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके पास ही लक्ष्मी जाना पसंद करेगी। और काशी 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 की यात्रा पे कौन जाएगा, जिसके लक्ष्मी यानी कि जिसके पास क्या होगा, धन होगा, ठीक है। चलिए,
मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं बता रहा है यहाँ पर। तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार, ठीक है, मगध साम्राज्य का जो स्थापना है वो किसने की? वो बृहदत्त ने की। ये भी आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? बृहदत्त के द्वारा की जाती है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया एवं सर्व छत्रात्मक क्षत्रियों का अंत करने वाला एक राट की उपाधि ली। एक राट की उपाधि किसने ली थी भाई? तो ये ली थी आपका महापद्मनंद ने, ठीक है। सर्व छत्रणार्थक ये पूछा जा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। गिरिवज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, क्रमशः इनकी 4 राजधानी बनी। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद वंश का था, आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो मगध था भाई। चलिए, अब इधर का देखते हैं कुछ। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो क्या क्या प्रभाव हुए भाई जब ईरानियों ने यहाँ पर अटैक किए? पूछी जा रही है स्थिति कि भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे बढ़िया ये पूछा जाता है, खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ भाई, ठीक है। खरोष्ठी लिपि जो है ये यहाँ पर विकसित होती है। अभिलेख उत्कीर्ण कराने की कला जो है इसका यहाँ पर प्रचार होता है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का यहाँ पर प्रचार होता है। घंटा आकार की गुंबज की कला का यहाँ पर प्रचार होता है। स्त्री अंगरक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है, यानी कि फीमेल बॉडीगार्ड। ये कहाँ से आता है? ये सारे कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि बाद में जो 20 कन्या वाला कॉन्सेप्ट चलाया था आपके जो कौन है आचार्य चाणक्य ने घनानंद के खिलाफ, वो यहीं से सीखा था, मतलब ईरानियों के अटैक से यहाँ पर सीखा गया था। अब देखिए अगला, देखिए निम्न में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ठीक है, कि क्या ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा? तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ये तो बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो वो मगध में नहीं थी, ठीक है। गणतंत्रात्मक समझते हैं आप लोग? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा ना हो, ठीक है, राजा का बेटा राजा ना हो। और सिर्फ मगध में क्या था? मगध में चल रहा था कि राजा का बेटा राजा ही होगा, ठीक है। तो मगध में नहीं थी। कपिल वस्तु के साक्य में देखने को मिलती है, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी में देखने को मिलती है। कुशीनगर में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया? सैन्य किसे कहा गया? तो बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार का आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैंने बताया था कर्ण का प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो वो कहा जाता था महापद्मनंद को, ठीक है। तो उग्रसेन आपको ध्यान रखना है, महापद्मनंद, ठीक है। नाम ही आ रहा है, महान आ रहा है ना इसके आगे, तो महापद्मनंद। अगला देखिए, डेरियस है। डेरियस फर्स्ट ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप या प्रांत बनाया था। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट का, ठीक है। तो कहाँ कितना राजस्व मिलता था यहाँ से? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो 360 टैलेंट का, 360 टैलेंट का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का भी कौन चल रहा है हिट पे? 360 डिग्री किसे कहते हैं? सूर्य कुमार यादव को कहते हैं ना, ठीक है। तो क्या है? सूर्य कुमार यादव एक बहुत बड़ा टैलेंट है भारत के अंदर। तो 360 टैलेंट, और कहां से? ईरान क्या है? विदेशी है। और विदेशों का उसने क्या है, मतलब एक तरीके से सिस्टम अपना टाइट कर रखा है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी रिलेट करके इसे ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? ठीक है, तो नियारकस था,
ठीक है, एना एनासिक्रिट्स था और एरिस्टोबुलस था। तो हेरोडोट्स नहीं था। ठीक है, तो हेरोडोट्स नहीं आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपको 3 नाम पता होना चाहिए। नियारकस, नियारकस। अब देखिए कैसे आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्रश, अब देखिए सिकंदर था ना, सिकंदर एक तरीके से मान सकते हैं चलो यार ये क्या करता था, नशा नुशा करता था। ठीक है, तो कस क्या होता है, यानी कि बीड़ी बूड़ी पीता था, तो इसके साथ क्या है, क्रश आ रहा है ना, क्रश, नियर क्रश। तो कश आप लग रखेंगे, ये बीड़ी बूड़ी पीने वाला था, तो इसको क्या चाहिए था, एक साथ एक अपने साथ एक पीने वाला आदमी चाहिए था बीड़ी सीढ़ी पीने के लिए, तो नियार कस लेके आए यहाँ पर। ठीक है, हमें याद करने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एरिस्टो एरिस्टोबुलस, अगला कौन है, एरिस्टोबुलस। अब एरिस्टोबुलस, इससे एरिस्टोबुलस को आप लोग देख रहे हैं तो एम्बुलेंस एम्बुलेंस लग रहा है ना आपको, एरिस्टोबुलस एम्बुलेंस। तो जब इसके सैनिक घायल होंगे तो इसको क्या पड़ेगी, एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो एरिस्टोबुलस यानी एम्बुलेंस से आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं, एम्बुलेंस एम्बुलेंस, एरिस्टोबुलस को रखना है एम्बुलेंस से ध्यान। अगला देखिए एना सिक्रिट्स। अब देखिए मैंने बताया ना, कस मारने वाला मिल गया इसको, तो इसके साथ साथ इसको क्या चाहिए, सिक्रेट्स, सिक्रेट पीने वाला भी। ठीक है, इसके साथ चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि नियारकस, एरिस्टोबुलस और एना सिक्रेट्स इसके साथ आए, लेकिन हेरोडोट्स नहीं आया। ठीक है, तो हेरोडोट्स को आप साइड कर लेंगे, और जिनकी मैंने आपको ट्रिक बताई उसे आप लोग याद कर लेंगे। देखो समय जरूर लगेगा, परंतु याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अगला देखिए महाजनपद काल। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था, तो वो कहा जाता था श्रेष्ठिन। ठीक है, क्या कहा जाता था, श्रेष्ठिन कहा जाता था। जो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक हुआ करते थे उनको कहा जाता श्रेणी श्रेष्ठिन, इसे आप याद कर लेंगे। गृहपति, गृहपति का अर्थ क्या था, धनी किसान। ठीक है, गृहपति का मतलब क्या था, धनी किसान, आप लोग ध्यान रखेंगे महाजनपद काल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे किसके, महाजनपद काल से संबंधित, और ये आप लोगों ने क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। अभी और प्रश्न है। ठीक है, अब इधर आए, 56 क्वेश्चन है टोटल, इनको भी हम लोग देख लेंगे। अब देखिए भाई, कुछ संस्थाएं हैं इनके, मतलब कुछ ये बनाए इन्होंने। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये संस्था कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इनके महाजनपद काल की। तो जो जो आप लोगों को ध्यान रखनी, याद करवाने का काम मैंने करना है। सबसे पहले देखिए आप अष्टकुलक, अष्टकुलक, अष्टकुलक ये क्या है, एक परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, तो कुलक, अष्टकुलक आ रहा है ना, 8 कुल, 8 अष्ट मतलब 8, कुलक मतलब कुल मतलब परिवार। ठीक है, 8 लोगों का परिवार। तो आप लोग ध्यान रखना कि 8 लोगों का जब भी परिवार बनता है तो उसमें कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है ना जो एडवाइजर रहता है, यानी सलाहकार रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 लोगों का जब परिवार बनेगा तो उसको सलाह देने के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए ना, तो परामर्शदायी संस्था थी। क्या थी, परामर्शदायी संस्था। महामात्र, ठीक है, इसको जब आप तोड़ेंगे, महान है एक मात्र, महान है मात्र एक, महान है, महामात्र का मतलब महान है मात्र एक। ठीक है, तो ये क्या होते थे, उच्च कोटि का अधिकारी होता है। महामात्र क्या होता है, उच्च कोटि का अधिकारी। इसे जो अधिकारी होगा उसको ही आप क्या बोलेंगे, महान मात्र बोलेंगे। अब आज चाहिए इस तरीके से भी आप लोग, अधिकारी है, उच्च कोटि का एक अधिकारी है, तो आप क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक पात्र है, एक ही पात्र है हमारे बीच में जो क्या बना है, अधिकारी बना है। बलि साधक, ठीक है, तो बलि साधक क्या है, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था भाई। ठीक है, अब इस किसानों से कर, बलि, बलि मतलब आप आ रहे हैं ना निगेटिव वर्ड, बलि। अब देखो किसान मेहनत कर रहे हैं, तो किसानों से जब कर लिया जा रहा है तो वो क्या दे रहे हैं, एक तरीके की बलि दे रहे हैं। ठीक है, बलि दे रहे हैं, जो उस मेहनत किसान ने की, और फायदा कौन उठा रहे हैं, अधिकारी उठा रहे हैं। तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी कौन होता है, बलि। सॉल की क्या, शुल्काध्यक्ष, तो सॉल की साफ और शिल्पी, साफ और सॉल की, तो एक शिल्पियों से लिया जाता था। ठीक है, शिल्पियों जो यानी कि शिल्पकार लोग होते थे, और दूसरा व्यापारियों से, व्यापारियों और शिल्पकारों से या चुंगी वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, सॉल्किक बोलते थे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें भी आपको याद हो गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने
राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, तो पिता की हत्या अजातशत्रु ने की थी। और अजातशत्रु किस वंश से है आपका? अजातशत्रु किस से है, किस वंश से है? हर्यक वंश से। और हर्यक वंश को ये क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, तो हर्यक वंश को। ठीक है, और अपने पिता की हत्या किसने की थी? तो वो की थी अजातशत्रु ने। अगला देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र, नहीं, मगध के किस अपने पिता की हत्या की और इसका कारण उस अपने पुत्र से भी मारा गया, तो अजातशत्रु। ठीक है, इसके पुत्र का नाम था कालाशोक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो गणतंत्र लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, लिच्छवी के द्वारा। उसके बाद देखिए, यहां पर महाजनपद है और उनकी क्या है? राजधानियां हैं। ठीक है, राजधानियां हैं, देखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले देखेंगे आप कुरु। कुरु आप लोग, कुरु मतलब कौरव, और कौरव किसको हड़पना चाहते थे? इंद्रप्रस्थ को। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना कि इंद्रप्रस्थ, जिसको आप दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, ये बनाया पांडवों ने था, लेकिन हड़पा किसने इसको? कुरु ने। कुरु मतलब कौरवों ने। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप पांचाल। ठीक है, पांचाल, पांचाल जो है उसका है अइछत्र। ठीक है, पांचाल, पांचाल का मतलब आप ध्यान रखेंगे कि पांचाल क्या है? पांचाल से आता है आपको ध्यान, पांचाली। ठीक है, और पांचाली के अहि, अहि या अरि याद करेंगे आप लोग। ठीक है, तो अरि के क्या है? अहि को ध्यान मत रखिए, यहाँ पर रखिए अरि को, यानी शत्रु। तो पांचाली के क्या है? शत्रु ही शत्रु है, दुर्योधन लोग उसी के शत्रु तो है, तो उसको क्या चाहिए? छत्र चाहिए। मतलब छत्र मतलब आप कह सकते हैं रक्षा करने वाला। ठीक है, तो अहि छत्र क्या है? पांचाल है। ठीक है, ये भी आपको याद रह गया होगा। उसके बाद देखिए कौशल, कौशल को कहते हैं साकेत, साकेत। ठीक है, और वत्स का है क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, वत्स का मैंने आपको बता दिया है कौशाम्बी। तो ये सारा डाटा आप लोग ध्यान रखेंगे। वत्स, कौशल का क्या है? साकेत है। ठीक है, साकेत, और वत्स का क्या है? कौशाम्बी। वत्स मैंने पता है, कौशल्या से आप लोग ध्यान रखेंगे वत्स का। चलिए, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अभिमन्यु और कर्ण वाली कहानी बताई में, अंगुत्तर, अंग से आप अंगराज कर्ण ध्यान रखेंगे, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर मिलता है? आपका मिलता है ये कहां पर? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो गिरि ब्रिज रही है, राजगिर रही है, पाटलिपुत्र रही है, वैशाली भी रही है, लेकिन कौशाम्बी नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर वैशाली होता तो प्रश्न ही गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर कौशाम्बी आ गया तो बढ़िया। ठीक है, तो चलिए ये सेशन हमारा यहाँ पर ही समाप्त होता है। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा अगला, देखेंगे हम यहाँ पर क्या है अगला चैप्टर, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म आ जाएगा इसमें। तो ये हम करेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे, समय लगे, लेकिन आपको इस तरीके से परीक्षा वाले के एमसीक्यू याद करवाए जाए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए।